Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss another topic of chapter enzymes, name structure of enzyme. ये हमारे न्यू चैप्टर का दूसरा लेक्चर है. हम इसमें डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स को. पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था एंजाइम का इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को. इस लेक्चर के अंदर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स जो हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, एंजाइम किन किन चीज़ों से मिलके बनते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एंजाइम्स के अंदर अवेलेबल होती हैं, वो हर चीज़ जो है हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं एंजाइम्स की जो है फॉर्मेशन की या बनावट की अगर मैं बात करूं तो एंजाइम की जो नेचर होती है वो प्रोटीनियस नेचर होती है. जो मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनियस होते हैं. ठीक है, प्रोटीन से मिलके बनते हैं. लेकिन मैंने जो है एक एक्सेप्शन जो है पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि एक कुछ ऐसे होते हैं जो आरएनए मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं जिनको राइबोजाइम बोला जाता है. वो एक एक्सेप्शन आ जाता है, आपने वो भी याद रखना है. लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ एंजाइम आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन. अगर मैं बात करूं उनके क्लासिफिकेशन की तो वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में आते हैं. लेकिन अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की तो वो टर्शरी में आएंगे. स्ट्रक्चर मतलब ये कि अगर मैं उनके शेप्स को देखूं तो टर्शरी शेप उनका जो है वो बनता है. बाकी जो अगर क्लासिफिकेशन में आप इसको डिस्कस करेंगे तो वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में आएगा. लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स फोल्डेड इन स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल शेप. इनका जो शेप होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए इनको ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में रखा जाता है. और अगर आप इसकी फोल्डिंग की बात करेंगे तो वो टर्शरी होती है. अब डिस्कस करते हैं एंजाइम्स की एक्टिव साइट को. देखें, हर एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक साइट होती है, एक रीजन होता है जहाँ पर जो है सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है. अब सबस्ट्रेट क्या है मैं आपको बता दूँ. सबस्ट्रेट प्रोटीन भी हो सकता है, सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, सबस्ट्रेट लिपिड भी हो सकता है. मैं सबस्ट्रेट की अगर बात करूँ तो वो न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है. ये सारे के सारे सबस्ट्रेट हो सकते हैं जो कि एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं. ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो सबस्ट्रेट कोई भी हो सकता है. तो उन सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ अटैच होने के लिए जहाँ पर वो अटैच होते हैं सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ, उस साइट को बोला जाता है एक्टिव साइट. ठीक है, मिसाल के तौर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखें एंजाइम. मैं एक शेप बना रहा हूँ रैंडमली एक एंजाइम का. ये एंजाइम है, आप इमेजिन करें ये एंजाइम है, उस एंजाइम का शेप है. ठीक है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है एंजाइम के शेप को. ठीक है, ये जो साइट आपको दिख रही है ये वाली, ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये जो फोल्ड हुआ है, इन्वर्ट हुआ हुआ है अंदर की तरफ है, जो आप देख रहे हैं आपको, ये जो है इन्वेजिनेट होने वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है एक्टिव साइट. क्या बोला जाता है इसको? एक्टिव साइट. और एक्टिव साइट पे क्या होता है, आके जो है सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाते हैं. प्रोटीन भी हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, वो आके यहाँ पर जो है अटैच हो जाते हैं. तो ये जो रीजन है जहाँ पर आके सबस्ट्रेट अटैच हो जाते हैं इसको बोला जाता है एक्टिव साइट. ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, सेकंड पॉइंट है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइम स्पेसिफिसिटी एंड एक्टिविटी. एंजाइम एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ऑब्वियसली जब सबस्ट्रेट एंजाइम एक्टिव साइट पे अटैच हो जाता है तो एंजाइम काम करना शुरू करता है. ठीक है, अब मैं बात करूं एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स की जो है वो दो जो है एक्टिव साइट्स के रीजन होते हैं. ठीक है, दो एक्टिव साइट के रीजन होते हैं. फर्स्ट जो रीजन होता है एक्टिव साइट का वो होता है बाइंडिंग साइट और दूसरा होता है कैटालिटिक साइट. अब बाइंडिंग साइट क्या है? बाइंडिंग साइट इज द साइट वेयर अमाइनो एसिड्स मेक टेम्पररी बॉन्ड विद सबस्ट्रेट. बाइंडिंग साइट क्या होती है? वो साइट एक्टिव साइट की जहाँ पर जो है सबस्ट्रेट टेम्पररी बॉन्ड बनाते हैं अमाइनो एसिड्स के साथ. ठीक है, अब देखते हैं कैसे. वापस आ जाते हैं, देखें इसको. ये जो रीजन है जहाँ पर जो है कोई भी सबस्ट्रेट आके बाइंड हो जाता है, मिसाल के तौर आप ये कहें ये जो सबस्ट्रेट है ये आके बाइंड हो गया एंजाइम के साथ. ये जो एंजाइम के साथ आके बाइंड हुआ ना, उस दौरान इस साइट का नाम होता है बाइंडिंग साइट. ठीक है, आप इसको बाइंडिंग साइट का नाम देंगे. अब होगा क्या, ये इसके साथ टेम्पररी बॉन्ड बनाएगा और एंजाइम इस पे काम करना शुरू करेगा. ये जो एंजाइम इस पे काम करना शुरू कर रहा है और ये जो है कन्वर्ट हो रहा है कुछ प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर जो है फिर वहीं बाइंडिंग साइट जो है कन्वर्ट हो जाती है कैटालिटिक साइट में. ठीक है, जिसमें क्या होता है वो जो सबस्ट्रेट है वो कैटलाइज होना शुरू हो जाता है. तो उस दौरान इसका नाम होता है कैटालिटिक साइट. ठीक है,
तो बाइंडिंग साइड और कैटालिटिक साइड, बाइंडिंग साइड क्या है, जब सब्सट्रेट आके टेम्पररी बॉन्ड बनाता है एक्टिव साइड के साथ यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या होता है कि एंजाइम एक्टिविटी करना शुरू करता है और उसके अलावा उसको कैटलाइज करता है, उस सब्सट्रेट को कैटलाइज करता है। तो कैटलाइज करने के बाद वो जो साइट है उसको फिर नाम दिया जाता है कैटालिटिक साइट। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने उस लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैंने कैटालिटिक साइट को भी जो है डिस्कस किया हुआ है। अब एक और चीज़, एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं तो एंजाइम्स के पास दो पार्ट्स होते हैं। एंजाइम्स के अगर मैं टाइप्स की बात करूं, यहाँ पर सबसे पहले आपको एपो एंजाइम और हेलो एंजाइम को समझने से पहले आपको जो है वो समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ एंजाइम। उसके बाद जो है आपको एपो एंजाइम और हेलो एंजाइम समझ में आ जाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं सिंपल एंजाइम्स और दूसरे होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जिन एंजाइम्स के पास सिर्फ एंड सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये शेप मैंने बना दिया एंजाइम का, आप इमेजिन करें ये एक शेप है एंजाइम का शेप बना हुआ है, इसके साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं जुड़ा हुआ, ये जस्ट प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, तो आप इसको कहेंगे ये सिंपल एंजाइम है। और वो पार्ट एंजाइम का जिसके पास जो है सिर्फ एंड सिर्फ प्रोटीन्स हों, जो प्रोटीनियस पार्ट हो एंजाइम का, उसको बोला जाता है एपो एंजाइम। अब आपको बात समझ में आ जाएगी एपो एंजाइम की। ठीक है, एपो एंजाइम की, एपो एंजाइम में क्या लिखा हुआ है, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। ठीक है, इनएक्टिव ऑन इट्स ओवन, जो एक्टिव पार्ट होता है एंजाइम का उसको एपो एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं जो है हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम को, कि जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है वो क्या होता है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम हम लोग उस एंजाइम को बोलते हैं, ये वो टाइप ऑफ एंजाइम्स होता है जिसके पास प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ठीक है, जिसको कोफैक्टर बोला जाता है। मिसाल के तौर पे होता क्या है कि ये एक किस्म का एंजाइम है, इसके साथ यहाँ पर एक नॉन जो है मतलब एक जो है नॉन प्रोटीनियस पार्ट, ये प्रोटीनियस पार्ट है एंजाइम का और ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। इस प्रोटीनियस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम और ये जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है इसको बोला जाता है कोफैक्टर या को एंजाइम। ठीक है, प्रोटीनियस पार्ट को एपो एंजाइम बोला जाता है और नॉन प्रोटीनियस पार्ट को बोला जाता है कोफैक्टर या को एंजाइम। ठीक है, फिर इनको कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है, एपो एंजाइम और कोफैक्टर को कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है और वो कहा जाता है हेलो एंजाइम। अगर कोई एंजाइम है जिसके पास प्रोटीनियस पार्ट भी है नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी है, तो प्रोटीनियस और नॉन प्रोटीनियस पार्ट दोनों को कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है होलो एंजाइम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो होलो एंजाइम का टर्म है आपको समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पर लिखा भी है होलो एंजाइम, द कंप्लीट एक्टिव साइट फॉर्म ऑफ एंजाइम इंक्लूडिंग इट्स कोफैक्टर। जो कंप्लीट फॉर्म ऑफ एंजाइम होती है ना जिसमें कोफैक्टर भी होता है उसको बोला जाता है होलो एंजाइम। और एपो एंजाइम किसको बोला जाता है, एपो एंजाइम हम लोग बोलते हैं कि जो सिर्फ एंड सिर्फ एंजाइम का प्रोटीनियस पार्ट हो, जिसमें सिर्फ एंड सिर्फ प्रोटीन हो। ठीक है, ये एपो एंजाइम के बारे में हो गया। उसके बाद थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कोफैक्टर्स को। मैंने आपको बोला कि एंजाइम्स के जो हैं दो टाइप होते हैं, एक होते हैं सिर्फ प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो कोफैक्टर से भी बने हुए होते हैं और जो हैं प्रोटीन से भी बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन की बात समझ में आती है कि वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, लेकिन जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है जिसको कोफैक्टर या को एंजाइम बोला जा रहा है वो किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं उसको डिस्कस करते हैं। कोफैक्टर्स, देखें कोफैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो कोफैक्टर सबसे पहले अगर देखा जाए तो नॉन प्रोटीनियस केमिकल कंपाउंड है, नॉन प्रोटीनियस केमिकल कंपाउंड होते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं। कोफैक्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं, कोफैक्टर्स के जो हैं जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है उसके दो टाइप होते हैं कोफैक्टर्स के। कोफैक्टर के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक और एक होते हैं ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, साल्ट्स आ जाते हैं जिसमें मैग्नीशियम आता है, जिसमें क्लोरीन आता है और जिसमें अगर मैं बात करूँ मैग्नीज आता है। ये सारे के सारे जो हैं, जिसमें अगर बात करूँ आयरन की, ये सारे के सारे जो हैं ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और फिर ये जो होते हैं वो कोवलेंटली बॉन्ड नहीं होते हैं, ये डिचेस्ड होते हैं। मतलब ये कि एंजाइम के साथ जो हैं लूजली जो हैं अटैच होते हैं।
कोफैक्टर्स के जो इनऑर्गेनिक पार्ट हैं ये लूजली अटैच होते हैं, इसलिए फिर इनको नाम दिया जाता है एक्टिवेटर्स का। क्या नाम दिया जाता है इनको? एक्टिवेटर्स का नाम दिया जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है मेटल आयंस हेल्प एंजाइम फंक्शन, ये एंजाइम के फंक्शन को जो है इंक्रीज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर आप पूछिए मुझसे कि कोफैक्टर का है जो क्या रोल होता है एंजाइम में, तो कोफैक्टर जो है एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और एंजाइम का जो इनऑर्गेनिक पार्ट है वो डिचेबल होता है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इसलिए उसको बोला जाता है ये एक्टिवेटर्स होते हैं। उसके बाद है कोफैक्टर्स का दूसरा पार्ट जिनको बोला जाता है ऑर्गेनिक कोफैक्टर, जिसको एक परफेक्ट नाम दिया जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। वो क्या होते हैं? कोवलेंटली बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल परमानेंट पार्ट होता है एंजाइम का, वो जो है परमानेंटली एंजाइम के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोस्थेटिक पार्ट है, अगर मैं इसकी बात करूं, वो जो है किससे मिलके बनता है? विटामिन से मिलके बनता है। और विटामिन जो है मैंने मेंशन भी किया, NADH और FADM। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये आज का जो लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस किए एंजाइम के स्ट्रक्चर को और एंजाइम्स के टाइप्स को, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर जो है आपको और भी कन्फ्यूजन्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप जो हैं मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है मेरा डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप वहाँ से मेरा नंबर जो है सेव करके और मुझे मैसेज करके और पूछ सकते हैं अपने जो क्वेश्चंस आपके माइंड्स में हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।